बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे। एक किताब की तकरीब रुनुमाई थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के भी हवाले दिए हैं और अपना जो इंसाफ के हवाले से उन्होंने नारा बुलंद किया था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक इंसाफ का आगाज़ किया, उसका भी जिक्र किया। और फिर जो करप्शन का उनका नारा है उसके हवाले से एक मरतबा फिर उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज काबीना इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग दी है और सिंध के हवाले से भी बात की और ओवरऑल क्या फैसले किए उस हवाले से भी आगाह किया गया है। सियासी तौर पर भी जो बयानात सामने आ रहे थे उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि मुल्क में जो कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल है और जिसके बाद जो फैसले किए गए हैं उनका इत्तलाक जो है वो 3 अगस्त से किया जाएगा। इन ऐलानात के बाद क्या सूरत हाल सामने आएगी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सूरत हाल है। इससे पहले सिंध मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ पोली क्लिनिक की करप्शन स्टोरी का जिक्र किया था, जिसकी डिटेल्स आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। सियातरीन साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने बात की है, उन्होंने अपने सियासत में आने के हवाले से और कोई स्विमिंग की बात कर रहे थे और मुख्तलिफ उन्होंने मिसालें दी हैं। साथ उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा नीचे कोई पटवारी या कोई आम बंदा अगर करप्शन करता है तो उससे कोई मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। मुल्क का नुकसान उस वक्त होता है जब कोई ऊपर का आदमी, जैसे जिनको वो डाकू चोर कहते हैं, वो अरबों रुपए की करप्शन करता है, उससे मुल्क तबाह होता है। इसलिए हम उन पर हाथ डाल रहे हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हम करप्शन को तबकात में तकसीम नहीं कर सकते। करप्शन होती है, चाहे वो करोड़ रुपए की हो, चाहे वो 1000 की हो। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन क्या नकी साहब आप मुझे बताएं, 3 साल इनके पास हुकूमत रही, 3 साल ये लोग इक़्तिदार में रहे, अभी भी हैं, अभी 2 साल इनके बाकी पड़े हैं। इन 3 सालों में करप्शन ख़त्म करने के लिए कौन सी कानून साजी की गई, एक बात। और जो करप्शन के कानून मौजूद हैं उनके तहत जो लोग गिरफ़्तार किए गए, क्या उनमें से किसी एक से एक पाई हुई? एक साहब लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी सारे बाहर हैं। जितने लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब पानामा केस में आज प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया तकरीब में। आप मुझे ये बताएं, पानामा केस में जब पानामा केस आया, अदालत से वो नाहिल हो गए, उसके बाद बहुत कुछ उसका आया जी, उनके फ्लैट्स का, लंदन का और बहुत से केस में, तो फिर उसके बाद तो वो तनख्वाह ना लेने, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ टीटीज का जिक्र आता रहा। शहजाद अकबर साहब कहते रहे, टीटी सिंह कहते थे, फलां टीटी सिंह हो गया जी। आप मुझे बताएं वो कहाँ गए? वो कोई एक पाई इस गरीब कौम की को वापस आई है? आप करप्शन सर, आप 3 साल कह रहे हैं, केपीके में तो 8 साल होने को, 8 साल हो गए। अच्छा, अब आप ये कहें कि करप्शन इन्होंने की, करप्शन इस तरह की, ये तो सुन के लोगों के कान भी मेरे ख्याल पक गए होंगे, बंद हो गए होंगे। आप ये बताएं कि भाई 3 साल में इन्होंने करप्शन की, हमने करप्शन का खात्मे के लिए ये निज़ाम बनाया और इस निज़ाम के तहत हम ये काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने गिरफ्तार किया हुआ और इतने को। एक बात मैं आपको नकी साहब और कहना चाहता हूँ, करप्शन पे मुझे बात याद आ गई। फिर जब कभी आएगा तो आपको फिर ये भी वो है एक मतलब आपका स्टाइल है कि आप फिर वो हमारे क्लिप भी चलाते रहते हैं। तोशा खाना केस जो है उसका फ़ैसला आने वाला है। अच्छा। और मेरे ख़्याल में 2-3 साबिक़ वज़ीर आज़म और एक साबिक़ सदर, उनको सज़ा होने वाली है। अच्छा। उनका मेरे ख्याल में काम तमाम होने वाला है तोशा खाना। ठीक है। तो वो जो रेफरेंस चल रहा था पहले, हाँ, मेरे ख्याल में गिलानी साहब का, मियां साहब का भी मामला था। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में 2-3 लोगों के, 3 शायद प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे और एक शायद सदर होगा, उनको मेरे ख्याल में सज़ा होने वाली है। तो वो केस ऐसा है कि बहुत, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना, ओपन एंड शट। तो बहुत सारे हुकूमती लोग जो हैं वो बिल्कुल ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब जो फैसला भी आने वाला है अगले चंद रोज़ में तोशा खाना में, और इनको सज़ा होने वाली। तो करप्शन पे अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ, अब आप खुद बता रहे हैं कि फैसला आने वाला है। ये एक केस है, ये एक केस है। इससे पहले जो नैब अदालतें हैं उनमें से तो सजाएं होती हैं लोगों को, लेकिन जब बड़ी अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब वहां जाते हैं तो वहां उड़ा के रख दिए। तो उसमें क्या करे हुकूमत? उसकी बुनियाद, हाँ, क्या करे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बड़ा अहम सवाल है ना। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है नकी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हुकूमत ये करे कि नैब में ऐसे लोगों को लेके आए जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर हों, जो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, वो उसको ट्रेस करें और उसको पकड़ें। जब आप मतलब
बारसी भर्ती कर देंगे नैब में, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आ जाएंगे ऐसे। आपको पता है कि कोर्ट में जब उनसे पूछा गया एक नैब के डीजी साहब से कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इंजीनियर था। वो इंजीनियरिंग करके नैब में आए हुए हैं। अब अभी तक अब उनको आपने इन्वेस्टिगेशन पे लगाया हुआ है, तो इस तरह नहीं होगा। तो आप क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत नैब में नाअहल लोगों को या ऐसे या जो रिलेटिव लोग नहीं है उनको भर्ती करके खुद ही केस खराब कर? मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग उसके मुतल्लिका है ना जी, इन्वेस्टिगेटर जो हैं, उनको लगाया जाए, उनकी कोई ट्रेनिंग की जाए, उनको कोई सिखाया जाए कि ये कैसे है। दूसरी बात, इस निज़ाम में जो कानून में जो सुकम है उनको तब्दील किया जाए। देखें कोर्ट जो है ना, कोर्ट किसी भी आदमी का जो है वो सबूत देखती है, ठीक है। वहाँ सिर्फ लॉ पॉइंट पर बात होती है। जो बड़ी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, वहाँ लॉ पॉइंट पे बात होती है। तो करप्शन का प्राइम मिनिस्टर ये तो कहते हैं करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लूट गए हैं। बाबा इसको उनको रोकने के लिए, उस हाथ को रोकने के लिए इकदाम करने की भी जरूरत है। अच्छा, अब इकदाम का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत से इकदाम हुकूमत कर भी रही है और बहुत से बयानात भी उस पर सामने आ रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपको सबसे पहले तो ये जिक्र करें, एक अहम खबर है उससे भी आगाह करते चलें। आज हमारे प्रोग्राम के दौरान आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खालिद मंसूर साहब को जो है वो मुआविन ख़ुसूसी बराए सीपैक तैनात करने की मंजूरी दे दी है और शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और खालिद मंसूर साहब को खुशामदीद भी किया है। तो ये एक अहम खबर है जो हमने शेयर की आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। अब सजाद तरीन साहब, हम बात कर रहे थे कि आज ब्रीफिंग हुई है, फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है। वो हम देख रहे हैं मुसलसल कि मुख्तलिफ वज़रा, ख़ुद फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ ब्रीफिंग के बाद बल्कि अपने मुख्तलिफ बयानात में भी सिंध के हवाले से बड़ा फोकस्ड हैं और फिरदौस हशीक अवान साहबा ने भी ये बयान दिया। आज काफ़ी देर गुफ्तगू की है फवाद चौधरी साहब ने कि सिंध जो है वो हर सेक्टर में पीछे है, सिंध की ये सूरत हाल है। ये जो इस वक्त ठनी हुई है सिंध और वफाक के दरमियान और मुख्तलिफ वज़रा बयानात दे रहे हैं कि सिंध में PTI आ रही है, क्या मामला है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये कहना कि जी वो पीछे है वो आगे है, इसका फ़ैसला तो इंतखाबात में होता है। जब इंतखाबात होते हैं, फिर जब अवाम वोट देते हैं और फ़ैसला अवाम करते हैं। अब ये कहना कि जी सिंध के वज़ीर आला काम नहीं कर रहे या पंजाब के वज़ीर आला बहुत कर रहे हैं या KP के बहुत कर रहे हैं या बलूचिस्तान के बहुत कर रहे हैं, तो इसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, कोई पैमाना तो नहीं है जिससे हम ये देख सकें कि ये पैमाना है जी तरक्की का इस पे हो रहा है और बाकियों पे नहीं हो रहा। ख़ुद बुज़दार साहब के बारे में जो कुछ PTI के लोग ऑफ कैमरा कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, वो तो ऐसी बातें हैं कि एक जुमला ऑन एयर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये इस तरह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब फवाद चौधरी साहब जो बात कहते हैं वो फिर जब इलेक्शन आते हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए कराची में, बहुत सारे सिंध के भी मुख्तलिफ एरियाज़ में हुए हैं, वो इंतखाबात में फिर पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर देते ना अवाम, वो फिर वोट ना देते। तो ये मेरे ख्याल में सिवाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं है कि जी वो बहुत पीछे है, वो आगे है, वो पीछे जा रहे हैं। इसका फ़ैसला इंतखाबात में होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एक मामला है। दूसरा, आज फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ का बयान जो है वो बड़ा खुशाइंद है, गुज़िश्ता रोज़ हमने उसका जिक्र किया था और साथ साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से बात हो सकती है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में शामिल हैं। मियाँ नवाज शरीफ नहीं है पार्लियामेंट में, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, तो उनसे आप क्या बात हो सकती है? तो उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उनसे बात हो सकती है। इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ और PTI के दरमियान कोई बात कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये हुकूमत जो शुरू के 3 साल थे और जिस तरह इनको हर इदारे की जानिब से भरपूर हमायत हासिल थी और जिस तरह इनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब 3 साल का टाइम गुजर गया है, बाकी 2 साल रह गए हैं। उन 2 साल में हुकूमत को ये पता चल जाता है कि अब हमारे पास क्या है। अब ये बार बार अपोजिशन से बात करने के लिए जा रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन कोई बात करेगी। जो बात शहबाज शरीफ साहब ने कही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनकी वो हुकूमत के लिए नहीं कही, वो उन्होंने ताकतवर लोगों के लिए कही है, ताकतवर हलकों को एक पैगाम दिया है कि हम बात करना चाहते हैं और आगे चलें। सही। मैं ये समझता
समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहे हैं और राब्ते में भी रहे हैं, और उनका जो मफाहमत वाला फार्मूला है वो मतलब इक़्तिदार के दिनों में भी कामयाब है, अब भी वो मिलते रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब अपोजिशन इन हालात में और ऐसी सूरत में जो है कोई हुकूमत से बात करेगी, जबकि उनको पता है कि इनका टाइम बहुत थोड़ा रह गया, इंतखाबात की तरफ जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात बन सके। अब इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और लगता है कि 2 साल भी इसी तरह ही गुजर जाएंगे जैसे पिछले 3 साल गुजरे हैं। नहीं, तो इसमें ये जो बात की जा रही है बार बार, आपको पता है कल शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया वो बड़ा कंडीशनल था। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, शहबाज शरीफ के बयान के रिस्पांस में उन्होंने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आए हम ई वोटिंग से बात शुरू करते हैं। आज फवाद चौधरी साहब भी वही बात कर रहे हैं कि वोटिंग मशीन के हवाले से जो है वो बात हो सकती है। तो क्या ये बड़ा फोकस्ड है कि सिर्फ इस एक पहलू के लिए वो राजी करना चाह रहे हैं? असल में सूरत हाल ये है कि ये भी आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, फिर आप किसी वक्त चलाएंगे इसको। ये अब क्यों ये बार वो कह रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं और पहले इस पे करें। ये ई वोटिंग पे ना तो किसने साथ देना है, हुकूमत को भी पता है, और ना कोई ये कानून साजी होगी। हुकूमत इसलिए ये मुज़ाकरात की बात कर ली है कि अगले महीने अक्टूबर में, 2 महीने बाद अक्टूबर में चेयरमैन नैब जा रहा है। वो नया चेयरमैन को लाने के लिए अपोजिशन से बातचीत करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बामैनी मुशावरत होनी चाहिए अपोजिशन से। तो उस मुशावरत के लिए वो कोशिश करना चाह रहे हैं। कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपनी निजी महफ़िलों में ये भी कहते हैं कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब में जैसे जावेद इकबाल साहब हैं, इन्हीं की मुद्दत में तौसीक़ कर दी जाए और इन्हीं को दोबारा नामज़द कर दिया जाए 3 साल के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात की बात सारे वज़रा बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर उसको कर रहे हैं। अगर चेयरमैन नैब नहीं होगा तो फिर नैब का इदारा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा इससे पहले कि वो करीब टाइम आ जाए और फिर अपोजिशन बात ना करे और मामला ज़रा रुक जाए, उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में ये मामला चल रहे हैं, और इस हवाले से पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सही है, पसे पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं। जी हाँ, पसे पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं, और कुछ अहम हलकों के लोग जो हैं वो भी उसमें कोई सहूलतकार या दरमियानी रोल कर रहे हैं कि ताकि अपोजिशन से कोई बातचीत कर ली जाए। वज़रा जो हैं, बहुत ज़िम्मेदार वज़रा ने मुझे बताया कि अपना निजी महफ़िलों में वो कह रहे हैं ये कि हमारी कोशिश ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल को ही रखा जाए, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद की भी बात चली थी कुछ दिनों में, लेकिन शायद उनका मेरे ख्याल में ये देखा है कि अपोजिशन शायद ना माने, जिसकी वजह से वो अब ये इस पे कोशिश की जा रही है कि इस पे मुत्तफ़िक हुआ जाए। मज़ीद भी जिक्र करते हैं, तो कोरोना का भी जिक्र करेंगे और करप्शन स्टोरी का भी जिक्र करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया था पोली क्लिनिक में करप्शन स्टोरी का। सयातरी साहब, आपके पास करप्शन के हवाले से आपने जिक्र किया पोली क्लिनिक का, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे, ज़रा डिटेल के साथ शेयर करें, क्या खबर है? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था, जिसमें सेक्रेटरी सेहत आए हुए थे और कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब और कमेटी के बाकी मेंबरान ने बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की और उनको ये कहा कि आप हेल्थ के लिए एक किस्म का इस मुल्क का एहसासा हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से सूरत हाल को देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी यही ख्वाहिश है कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो। आज भी उन्होंने ये कहा, अभी प्रोग्राम में जब हम आ रहे थे तो एक तकरीब में ख़िताब करते हुए। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने मामले ख़ुसूसी हेल्थ रखी हुई डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम को हेड करके आए हैं, शौकत खानम चला के हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। लेकिन समझ ये नहीं आती कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब की बहुत तारीफ़ हुई और बड़े कम्पिटेंट अफसर हैं, बहुत जो उनके साथी हैं डीएमजी अफसर, वो बताते हैं कि बहुत कम्पिटेंट आदमी हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं। लेकिन मालूम नहीं क्यों अभी तक उन्होंने पोली क्लिनिक में करप्शन में जो लोग मुलव्वज़ हैं उन पर हाथ नहीं रखा। तो हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि फिर ये क्या सूरत हाल है और किस तरह की करप्शन है। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी हेल्थ से हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो करप्ट लोगों के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन जरूर करें। सेक्रेटरी हेल्थ का आपने जिक्र किया, उनकी भी बड़ी तारीफ हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। जी, उन सेक्रेटरी हेल्थ की बहुत तारीफ हुई। अच्छा, सेक्रेटरी हेल्थ की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और उन्होंने कहा गया कि ये बहुत कम्पिटेंट अफसर हैं और खुद कमेटी के चेयरमैन ने और बाकी लोगों ने भी तारीफ की। एक तो ये हुई बात। दूसरी, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, जैसे मैंने कहा कि शौकत खानम को हेड करके आए हैं, बहुत कम्पिटेंट आदमी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, लेकिन पोली क्लिनिक में जो करप्शन है उसका अभी सदेबाब नहीं हो रहा। ठीक है, वो उसमें बहुत
बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन में मुलवस हैं और बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए इसकी हैं। हम डिटेल भी अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहेंगे जब तक इस पे कोई एक्शन नहीं होता। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।